दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः मैं भैरू सिंह राजपुरोहित आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं इस नवजीवन क्लासेज की इस हिस्ट्री की क्लासेज में। तो देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है? राजस्थान इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत ये हमारा 5वां पार्ट है। किस चीज का? मेवाड़ राज्य का इतिहास का 5वां पार्ट है। इसमें हम जानेंगे क्लास 5 पे आपने अगर पिछले 4 वीडियोज नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और यहाँ पे आई बटन होगा और आई बटन में भी आपको लिंक वहाँ पे हम दे देंगे, तो आप वहाँ जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। उनके बाद हम आगे का जो आज का 5वां वीडियो है ये आप देखिए, आपको हर चीज समझ में आएगी। हमारा चल रहा था मेवाड़ राज्य का इतिहास। तो देखिए दोस्तों, हमारा मेवाड़ राज्य के इतिहास में क्या चल रहा था? कुंभा चल रहा था। क्या चल रहा था? कुंभा। और महाराणा कुंभा के हमने क्या देख लिए थे? हमारे सैनिक अभियान हम देख रहे थे। क्या देख रहे थे? सैनिक अभियान। हमने देखा आबू विजय, आबू विजय देख लिया था हमने, ठीक है। और हमने नागौर विजय देखा था कुंभा का, नागौर विजय। इसके बाद में हमने क्या देखा था? मांडू विजय। मांडू विजय। तो देखिए दोस्तों, आबू का शासक कौन था? शेषमल को इसने कुंभा ने हमारे हरा दिया था। बात करें नागौर में, तो भाई नागौर क्या हुआ था? नागौर में एक दुर्ग था, वहां पे दो भाई थे, एक का नाम था समस्कार, एक का था नासुरुद्दीन। शासक बनना तो चाहता था समस्का, लेकिन वहां का शासक बन गया नासुरुद्दीन। इस कारण समस्का ने कुंभा से सहायता मांगी और कुंभा ने समस्का की सहायता करके इस नागौर का जो राजा बनाया था वो समस्का को बना दिया था। उनके बाद क्या होता था? समस्का, कुंभा ने समस्का को कहा कि भाई तू मेरा अधीन है, तुझे क्या नहीं करना है। एक तो बात है कि मैंने मेरी ताकत के अनुसार तुम्हें क्या दिलाई है? नागौर की गद्दी दिलाई है, ठीक है। इस कारण मैं जैसा कहूंगा वैसा तुम करोगे। लेकिन बाद में वो उसको जो समस्का था कुंभा को कर भी नहीं दिया और जो नागौर था उसका, जो नागौर का दुर्ग था उसका क्या करवा लिया? पुनर्निर्माण, यानी उसका मतलब पुनर्निर्माण को दोबारा मिस्त्री बुला के कुछ नया काम उसमें शुरू कर दिया। इस कारण समस्का ने मतलब कुंभा ने जब नागौर पर आक्रमण किया तो समस्का कहां भाग गया? गुजरात भाग गया। किसके पास? कुतुबुद्दीन खान के पास। बाद में मांडू विजय की बात की तो मांडू का शासक कौन था? आक्रमण किसने किया था? महमूद खिलजी प्रथम ने। महमूद खिलजी प्रथम ने, खिलजी प्रथम ने, महमूद खिलजी प्रथम ने। और सन 1437 में एक कुंभा और महमूद खिलजी के बीच एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध का क्या नाम मिलता है? सारंगपुर का युद्ध। उस युद्ध का नाम मिलता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? एक तो कुंभा के मध्य और अपना सारंगपुर का एक महमूद खिलजी के मध्य। और इस युद्ध में कौन जीता? वो जीता था अपना कुंभा। कुंभा इस युद्ध में जीत गया और कुंभा ने इस युद्ध की विजय के उपरांत एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक क्या बनवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण, ठीक है। उनके बाद जो महमूद खिलजी प्रथम था यह हार गया था। तब क्या किया? कुंभा ने इस महमूद खिलजी प्रथम को कैद कर लिया था और कैद 6 माह में कैद रखा। 6 माह, 6 माह को क्या रखा? 6 माह के लिए इस महमूद खिलजी को कैद रखा। किसने? कुंभा ने। और बाद में रिहा कर दिया। अब दोस्तों गौर से देखिए आप, नागौर विजय का शासक कौन था? समस्का कहां भाग गया? गुजरात। गुजरात का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन खान। कुतुबुद्दीन खान जब समस्का कुतुबुद्दीन खान के पास गुजरात वाले एरिया में गया तब समस्का जाकर गुजरात कुतुबुद्दीन खान को साथ में लेकर इस कुंभा पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। लेकिन जो समस्का वहां पर मारा जाता है, कुतुबुद्दीन खान वापस भाग गया गुजरात। उनके बाद ये कहां चला जाता है? ये चला जाता है मांडू चला जाता है। कौन? महमूद खिलजी प्रथम। और समस्का कहां, वो मतलब कुतुबुद्दीन खान कहां चला जाता है अपना? वो चला जाता है गुजरात में। तो आगे क्या होता है? तो देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप देखते रहना बस। अब होता क्या है? देखिए मांडू का शासक कौन है? मांडू का शासक है कुतुबुद्दीन खान। मतलब मांडू का शासक है अपना महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी
प्रथम। ये कहाँ का शासक है? मांडू का है। ठीक है भाई, इसको रिहा कर दिया 6 महीने के बाद। और इधर आता है गुजरात। गुजरात, गुजरात का कौन है? कुतुबुद्दीन खां। एक कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, यह कुतुबुद्दीन खां है। देखिए दोस्तों, यह भी कुंभा से मार खा चुका है। यह भी कुंभा से मार खा चुका है। अब यह भागकर गुजरात आ गया, अब यह भागकर मांडू आ गया। तब क्या होता है, यह महमूद खिलजी और यह कुतुबुद्दीन खां क्या करते हैं, आपस में एक संधि कर लेते हैं। और उस संधि का हमें नाम मिलता है चंपानेर की संधि। क्या नाम मिलता है? चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि कब की? 1456 में। इस संधि में क्या हुआ, महमूद खिलजी प्रथम ने कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जी, कहाँ बोलो जी, ऐबक जी ने कुतुबुद्दीन खान जी, क्या हम दोनों एक संधि कर लेते हैं, यानी हम आपस में मिल जाते हैं और हम दोनों मिलकर, मतलब मेवाड़ का जो शासक है कौन, कोंबा पे आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दोनों मिलकर ये कहाँ आक्रमण करते हैं, ये अपने करते हैं इस मेवाड़ वाले क्षेत्र में आक्रमण, मेवाड़। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये दोनों भी हार जाते हैं और कुंभा यहाँ पे जीत जाता है वापस युद्ध में। कुंभा जीत गया, मानना कुंभा जीत गया। और इस जीत की खुशी में एक मंदिर का निर्माण कराते हैं, कुशाल माता का मंदिर। बदनौर में यह कुशाल माता मंदिर, कुशाल माता मंदिर। और यह कुशाल माता का मंदिर कहां पे है? बदनौर में, बदनौर भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। इस प्रकार यह कुतुबुद्दीन खां और महमूद खिलजी ने संधि की, कौन सी? चंपानेर की संधि। और आक्रमण कहां कहां पे किया? मेवाड़ पे किया। लेकिन होता क्या है, कुंभा भी जीत गया इस आक्रमण के दौरान। देखिए, महमूद खिलजी भी साथ है, कुतुबुद्दीन खां भी साथ है, लेकिन उनके बावजूद भी कुंभा जीत गया। क्यों भाई? कुंभा की ताकत आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा शासक हुआ था। कुशाल माता का मंदिर बनवाया। उनके बाद हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे स्थापत्य कला के बारे में। कुंभा को मतलब आधुनिक जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उसका निर्माता कहा जाता। तो ठीक है दोस्तों, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में। कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहे। कि भाई कुंभा ने क्या क्या बनवाया था, कुंभा कैसा था, उनके बारे में बात करें तो कुंभा की स्थापत्य कला, इसको भी एक बार देखिए आप। कुंभा की स्थापत्य कला, कुंभा की स्थापत्य कला की बात करें तो एक हमें ग्रंथ मिलता है, और उस ग्रंथ का क्या नाम है? वीर विनोद। ग्रंथ का क्या नाम है? वीर विनोद। वीर विनोद, ये एक ग्रंथ है। इसमें क्या कहा गया है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, कहीं कहीं मिलता है 82, कि मेवाड़ के 32 दुर्गों में से, मतलब 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? कि मेवाड़ के मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण, 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। कुंभा ने करवाया। यह बात कौन सा ग्रंथ कहता है? वीर विनोद ग्रंथ। किनके द्वारा लिखा गया है? कविराजा श्यामलदास ददीवाडिया के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है वीर विनोद। लिखा किसने था? कविराजा श्यामलदास ददीवाडिया ने। तो इसमें क्या कहा गया है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो देखिए, आगे की बात करें तो इन्होंने कौन कौन से दुर्ग बनाए थे, इन्होंने कौन कौन से दुर्ग बनाए थे? तो देखिए, अपना पहला आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कुंभा को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसको कहा जाता है? कुंभा को कहा जाता है। बात करिए आगे की कि भाई इसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग बनाया था, किन्होंने? इसे कुंभा ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग का निर्माण, प्रवेश मार्ग, और इन्होंने कौन कौन सा दुर्ग बनाया था? एक आता है बेराठ दुर्ग। बेराठ दुर्ग भीलवाड़ा में है। वर्तमान में इसके सिर्फ खंडहर है, वर्तमान में खंडहर है इसके, मतलब राजस्थानी भाषा की बात करें तो कोई सापता नहीं है, खिंड गया है खंडहर। एक आता है भौमट दुर्ग, भौमट दुर्ग, और एक जो अपनी पत्नी के नाम पर, कोमल देवी के नाम पर एक कोमलगढ़ दुर्ग भी बनवाया था। किसने? कुंभा ने। कोमलगढ़। एक बनाया था अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। कौन सा? अचलगढ़। कौन सा दुर्ग बनाया था? एक अचलगढ़ दुर्ग बनाया था। और एक आता है बसंतगढ़ दुर्ग, बसंतीगढ़ या बसंतगढ़ भी कहते हैं, बसंतगढ़ दुर्ग। ठीक है, ये सिरोही में है, ये पिंडवाना सिरोही में है, ये पिंडवाना सिरोही में है, पिंडवाना। कहां पे? सिरोही में, अपने राजस्थान की बात करें हम। ठीक है, तो देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता क्यों कहा जाता है? भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग का निर्माण करवाया था कुंभा ने। बात करें आगे की, बेराठ दुर्ग जो भीलवाड़ा में है, सिर्फ आज खंडहर है, उसका निर्माण एक भौमट दुर्ग, एक कोमलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग और बसंतगढ़ दुर्ग। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 6 दुर्ग मान सकते हैं, लेकिन ये तो कहावत है वीर विनोद के अनुसार। बात करें आगे की, तो मैंने आपको बताया था कुंभा और जो महमूद खिलजी प्रथम था, उनमें एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था, हमें मिलता है सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? 1437 के अंतर्गत। तो उसकी विजय स्मृति में एक हमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या मिलता है? एक विजय स्तंभ मिलता है। इस प्रकार का एक विजय स्तंभ मिलता है। आप देखिए, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, देखिए इस प्रकार का एक विजय स्तंभ है, और इसमें मंजिल कितनी है? 9 मंजिला है ये देखिए, ये 9 मंजिला है। जो विजय स्तंभ है ना अपना, 9 मंजिला आता है। बहुत अच्छा, जो ये मतलब अपना कह सकते हैं स्थापत्य कला के अंतर्गत 9 मंजिला। इसके क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विजय स्तंभ। इसे कहा जाता है विजय स्तंभ, और इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? एक विजय होती है, एक कीर्ति, भाई उसका मान बढ़ गया, तो इसे कहते हैं कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। और इसे कहते हैं विष्णु स्तंभ। क्या कहते हैं? विष्णु स्तंभ। भाई अनेक मूर्तियां लगी हुई है, विष्णु स्तंभ। कहा करते हैं कि इस दुर्ग के, इस प्रकार के दुर्ग मतलब क्या बना? विजय स्तंभ बना हुआ है। तो इस प्रकार की क्या लगी हुई है चारों मेर इसके? इस प्रकार यहाँ पे क्या लगी है? मूर्तियां लगी है भगवानों की, सभी देवताओं की यहाँ पे क्या लगी है? मूर्तियां लगी है। इस प्रकार मूर्तियां लगी है। और एक अलग अच्छी चीज इसे कहा जाता है, मतलब इसकी बात अब करेंगे लंबाई की। लंबाई की बात करें तो 120, कहीं कहीं 122 में मिलता है। और चौड़ाई की बात करें तो 24 फुट, तो 120 फुट, 100 मतलब 24 फुट।
ये क्यों मिलती है भाई, कहीं कहीं 120 और कहीं कहीं 122, इनकी भी चर्चा करेंगे। और जो ये 9वीं मंजिल है, क्या है, जो ये 9वीं मंजिल है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस 9वीं मंजिल में 9 बार अल्लाह अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, 9 बार अल्लाह शब्द, 9 बार अल्लाह शब्द क्यों लिखा हुआ है, इनकी भी चर्चा करेंगे। तो 9वीं मंजिल में क्या है, जिस प्रकार अल्लाह अल्लाह, इस प्रकार 9 बार अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। और यहां पर क्या लगी हुई है, यहां पर लगी हुई है विजय स्तंभ पर स्थिति, मतलब इस प्रकार की है, क्या लगी हुई है, विजय स्तंभ पर स्थिति, विजय स्तंभ पर स्थिति, परिस्थिति, विजय स्तंभ पर स्थिति। भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब इसके बारे में कुंभा की और इस विजय स्तंभ के बारे में बहुत सारी क्या की गई है, बढ़ाई की गई, अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। इसका जो कहते हैं रचयिता या लेखक की बात करें इस विजय स्तंभ पर स्थिति की, उसका नाम आता है अत्रि भट्ट। लेखक, लेखक कौन था, अत्रि भट्ट, अत्रि भट्ट। लेकिन होता क्या है, इस अत्रि भट्ट की मृत्यु हो जाती है और उनके बाद इनका जो पुत्र होता है जिसका नाम है महेश भट्ट, वो इस विजय स्तंभ पर स्थिति को पूरा करता है। पूरा कौन करता है, महेश भट्ट, इनका पुत्र है इस अत्रि भट्ट का, महेश भट्ट। होता क्या है, और की बात करें, वही है राजस्थान की ऐसी इमारत है जिसपे सबसे पहले क्या हुआ, डाक टिकट जारी, डाक टिकट जारी, डाक टिकट जारी हुआ था। कब हुआ था, 1949 में इसमें डाक टिकट भी जारी हो गया था। इसे कहते हैं हिंदू मूर्तियों का अजायब घर, हिंदू 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 मूर्तियों का अजायब घर। इनमें अनेक प्रकार के हिंदू की देवी देवताओं को मूर्तियां हैं, विष्णु जी की मूर्तियां हैं। और होता क्या दोस्तों, जो ये 9वीं मंजिल आना, इस पर एक बार बिजली गिर गई थी, इस 9वीं मंजिल की, इस कार देखिए 120 फुट 122 फीट बिजली गिर गई थी। और इसका जो बाद में पुनर्निर्माण वो करवाया था स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह ने इसका क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, स्वरूप सिंह ने। इस कारण मतलब 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, बिजली गिरने के पश्चात स्वरूप सिंह ने। इस कारण इस विजय स्तंभ का जो आधुनिक निर्माता है वो किसे कहा जाता है, इस स्वरूप सिंह को कहा जाता है। तो देखिए यह होगी बात, डाक टिकट जारी, सबसे पहले इसमें डाक टिकट जारी हुई। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिंदू मूर्तियों का अजायब घर। क्या कहते हैं, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर, मतलब अनेक प्रकार की हिंदू देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियां भी लगी हुई है इससे, मतलब विजय स्तंभ पे। और इनके बाद जो इनका जो कुंभा था, कुंभा का एक मंत्री भी था, मतलब जिसका नाम था धरणकसा, धरणकसा का एक शिल्पी था जिसका नाम था देपाक। इनके मंत्री, इनके कुंभा के, इनके मंत्री धरणकसा, धरणकसा के शिल्पी, जिसका नाम मिलता है देपाक। देपाक ने क्या करवाया, जैन कीर्ति स्तंभ, देपाक ने एक जैन कीर्ति स्तंभ बनवाया, कीर्ति स्तंभ बनवाया, स्तंभ बनवाया। तो यह हो गई बात इनकी स्थापत्य कला के बारे में। थोड़ी बहुत आगे चर्चा और करेंगे दोस्तों। मैं कहता हूं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काम की चीज है। वैसे तो देख लीजिए, लेखक अत्रि भट्ट महेश भट्ट, मतलब ये अत्रि भट्ट था ना जो इसे विजय स्तंभ प्रस्तुति का लेखक था, उसकी लिखते लिखती मृत्यु हो गई। इस कारण इसका जो पुत्र है महेश भट्ट, एक आपने ग्रंथ सुना होगा पृथ्वीराज रासो, किसके द्वारा लिखा गया, चंद्रबरदाई के द्वारा, लेकिन वो लिखते लिखते मर गया। तो एक उनका पुत्र था जलन, उनके द्वारा पूरा किया गया। तो यही इसमें लागू होता है। यह बात मतलब हम झूठी कह सकते हैं कि राजस्थान के 84 मतलब मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। लेकिन हमें तो सिर्फ देख लीजिए 4 या 5 दुर्गों के ही नाम मिलते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो पहले ले लीजिए, आगे की कार्रवाई। और दोस्तों इसमें एक चीज और, इसके पूछे जाते हैं कि इसके निर्माता कौन थे, किसने बनाया, मतलब कहते हैं वास्तुकार, इस विजय स्तंभ का वास्तुकार। और इनका जो निर्माण कार्य है वो चला था 1440 से लेकर और 1448 तक, मतलब 7-8 मतलब कितने साल हो गए, 8 वर्षों का गैप।
और जो इनके वास्तुकार थे जिसका नाम इस प्रकार मिलता है, एक का नाम जेता, एक का नाम नापा, एक का नाम मिलता है पुंता और एक का पुंजा। जेता, नापा, पुम्मा, पुंता, हाँ पुम्मा और पुंता, इस प्रकार ये नाम मिलते हैं इनके वास्तुकार का। बात करिए आगे की, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो आगे की कार्रवाई हम स्टार्ट करते हैं। बस बने रहिए हमारे साथ आप। दो नाम मिलते हैं, एक तो मिलते हैं सारंग व्यास, सारंग व्यास, एक मिलते हैं जैनाचार्य हीरानंद, जैनाचार्य हीरानंद, हीरानंद। ये दो नाम मिलते हैं भाई, इनमें कंफ्यूज हो जाता है कि ये गुरु कौन सा था, ये गुरु कौन सा था। तो जो कुंभा था, कुंभा का संगीत गुरु था सारंग व्यास। कुंभा का क्या है, संगीत गुरु था सारंग व्यास, संगीत गुरु ये तो था सारंग व्यास। ठीक है, अब हम बात क्या करें, हम बात करें साहित्य कला की बात करें। कुंभा की साहित्य कला, कुंभा की साहित्य कला, और ये चित्रकला का गुरु, चित्रकला का। इनके दरबार में 8 विद्वान रहते थे, कौन कौन से, इस प्रकार, कान्हा, कान्हा व्यास, कान्हा व्यास, मतलब इनके जो कुंभा था इनके दरबार के ये विद्वानों की बात कर रहा हूं मैं। कान्हा व्यास, एक अत्रि भट्ट, अत्रि भट्ट, एक नाम मिलता है महेश भट्ट, जो ये विजय स्तंभ वाले परिस्थिति के लेखक, महेश भट्ट, महेश भट्ट। और एक यहां लिख देता हूं मैं, जयचंद्र सूरी, जयचंद्र सूरी। एक नाम मिलता है सुंदर सूरी या फिर सुरेंद्र सूरी, एक ही नाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुंदर सूरी। एक मिलता है शिल्पी मंडप, मंडल भी कहते हैं, मंडप भी कहते हैं, इनका एक शिल्पी मंडल, शिल्पी कौन सा, मंडल। इनका जो एक विद्वान बात करें जिसका नाम है सोमदेव, सोमदेव। और एक और मिलता है सोमसूरी। कितने हो गए, 8, 8 इनके विद्वान, जो ये विद्वान थे ये किसके मतलब दरबार के थे, कुंभा के दरबार के ये 8 विद्वान थे। बात करिए आगे की, तो कुंभा ने 2 टीकाएं लिखी थी। जो ये कान्हा व्यास, इन्होंने किसकी रचना की, एकलिंग महात्म्य की रचना की, एकलिंग महात्म्य, महात्म्य, एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है इनकी रचना कान्हा व्यास ने की। लेकिन इसके 2 पार्ट है, कितने पार्ट है, 2, एकलिंग महात्म्य की। एक की तो रचना की कान्हा व्यास ने और एक की थी कुंभा ने, इनके 2 पार्ट है। एक पार्ट की आप लिख सकते हो, एक पार्ट की रचना तो की है एकलिंग महात्म्य की कुंभा ने और एक पार्ट की कान्हा व्यास ने। बात करिए आगे की, तो स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए आप। कुंभा ने 2 टीकाएं भी लिखी, 2 टीका लिखी। ठीक है, कुंभा ने कितनी टीका लिखी, 2 टीका। भाई टीका क्या होती है, टीका होती है ग्रंथ का छोटा रूप को टीका कहते हैं। कोई भी ग्रंथ है, ग्रंथ के छोटे रूप को टीका कहा जाता है। जो भी ग्रंथ है उनका मतलब, आज हम क्या करते हैं, जैसे एक पाठ पढ़ रहे हैं हिंदी में, कोई भी पाठ हो सामाजिक में, हिस्ट्री में, तो उसका हम निचोड़ करके एक छोटे सारांश के रूप में लिखते हैं, उसे कहते हैं टीका। तो कुंभा ने 2 टीकाएं लिखी, एक तो लिखी चंडी शतक पर टीका। लेकिन पहले हम बात करेंगे जयदेव के गीत गोविंद, जयदेव के गीत गोविंद एक ग्रंथ है, जयदेव के
गीत गोविंद ये ग्रंथ है। और कुम्भा ने इस पर कौन सी टीका लिखी? रसिक प्रिय टीका। रसिक प्रिया टीका लिखी, मतलब जो ये जयदेव का गीत गोविंद है इसका छोटा रूप रसिक प्रिया टीका के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर की बात करें तो कुम्भा ने एक टीका और लिखी थी और उसका नाम है चंडी शतक पर टीका। चंडी शतक पर टीका। और ठीक है, ये बात करें टीका की 2 टीकाएं लिखी। बात करिए आगे क्यों भाई, एक हमें मतलब शास्त्र मिलता है, एक है काम शास्त्र ग्रंथ मिलता है, काम शास्त्र। काम शास्त्र का भी इन्होंने क्या किया, काम शास्त्र का भी इन्होंने कुछ उनमें बदलाव किया था। काम शास्त्र ग्रंथ का कामरूप रविसार नामक ग्रंथ लिखा इसका, कामरूप काम सार, इनको बदल कर काम सार रविसार नामक ग्रंथ है। कामरूप रविसार नामक ग्रंथ लिखा किसने? कुम्भा ने इनको बदल कर। ये भी हमें देखने को मिलता है। बहुत ही मतलब जयदेव के गीत गोविंद हो गया, चंडी शतक पर इनकी टीकाएं हो गई, और मतलब और काम सार रविसागर नामक ग्रंथ। एक कुम्भा कहते हैं वीणा वादक भी था। कुम्भा क्या था? वीणा वादक भी था। कुम्भा वीणा वादक भी था। कुम्भा वीणा वादक था, मतलब कुम्भा वीणा बजाता था। और इनके पुत्र थी जिसका नाम है रमाबाई। रमाबाई, इसे कहा जाता है वागेश्वरी। कौन से खादान से? जावर के शिलालेख, एक खादान को दी गई जावर। जावर के शिलालेख में, जावर के शिलालेखों में इसे वागेश्वरी की उपाधि दी गई। वागेश्वरी की उपाधि दी गई किसको? रमाबाई को। रमाबाई कौन थी? कुम्भा की पुत्री थी रमाबाई। बात करें आगे कुम्भा का अंतिम समय की बात करते हैं। ये तो बात कर ली हमने कुम्भा के थोड़ी साहित्य काल के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे भाई ये इतना अच्छा था भाई अंतिम जो मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पहले या मृत्यु के आसपास वाला समय। तो देखिए मृत्यु के समय या फिर कह सकते हैं अंतिम समय में, मृत्यु के समय। अब हमें क्या पता था मृत्यु के समय, लेकिन वहां मृत्यु हो गई थी, इस कारण कहते हैं मृत्यु का समय। लेकिन ये अगर नहीं लिखे तो देखिए अपने अंतिम समय में, अंतिम समय में, किसके अंतिम समय में? कुम्भा के अंतिम समय में क्या हो गया था? इनके अंतिम समय में इसको एक रोग हो गया था भाई कुम्भा जी को। उस रोग का हमें नाम मिलता है उन्माद रोग। उन्माद रोग, ये रोग हो गया था मारना कुम्भा को। क्या होता है उन्माद रोग? तो देखिए दोस्तों, जो ये उन्माद रोग है ना, इसमें क्या होता है व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। मतलब उनका दिमाग खराब हो जाता था, उसे पीछे का आगे का कुछ मालूम नहीं होता था कि मैं कौन था, मैं किसका मतलब बेटा हूँ, किसका मतलब मेरा घर कहाँ पे है, मेरा गांव कौन सा है, ये सब चीज़ वो भूल जाता है। ये एक उन्माद रोग आता है। ठीक है, होता क्या है इस उन्माद रोग होने के कारण इनके 2 पुत्र थे। किनके? कुम्भा के 2 पुत्र थे। कुम्भा के पुत्र कितने थे? 2। कौन कौन से? एक का नाम है उदा, एक का राइमल। एक का उदा नाम है, एक का राइमल नाम है। ठीक है, राइमल और उदा। कहते हैं जब अंतिम समय में कुम्भा को उन्माद नामक रोग हो गया था, तब ये दोनों भाइयों ने क्या किया? इस कुम्भा को, दोनों भाइयों ने क्या किया? कुम्भा को बीड़ियों में बांधकर, बीड़ियों का मतलब क्या होता है? आज हम कहते हैं नहीं सांकल, जो आजकल सांकल चलती है भैंसों को बांधने के लिए, बीड़ियों में बांधकर एक कुम्भलगढ़ दुर्ग में एक कुंड था, बांधकर मामादेव कुंड में रखा। मामादेव कुंड में रखा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जिस प्रकार
ये मामादेव यहाँ पे कुंड है। एक बार ये कोम्बा यहाँ पर बैठा हुआ था इस मामादेव कुंड के इस एक छोर के किनारे पर। उस समय ये उदा चलकर यहाँ से कहाँ आता है, यहाँ पे आता है और अपने पिता को धक्का मार देता है। और ये पिता क्या करता है, इस मामादेव कुंड में गिरकर और इसकी हत्या हो जाती है। भाई अब हत्या किसने की, उदा ने की। इस कारण मेवाड़ के इतिहास में इसे क्या कहा जाता है, इसे कहता है मेवाड़ के इतिहास में प्रीतहंता कहा जाता है। पिता की हत्या करने वाला इतिहास में प्रीतहंता, पितहंता, मतलब इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। इस कारण से मेवाड़ में प्रीतहंता के नाम से जाना जाता है उदा को। उनके बाद सन देख लीजिए हत्या हुई, ठीक है। यहीं पर मामादेव कुंड के पास इनकी छतरी है। इस प्रकार की एक छतरी बनी हुई है मामादेव कुंड के पास। छतरी किसकी है, कुंभा की। कुंभा की यहीं पर छतरी बनी हुई है। और इनकी जो मृत्यु वो कहते हैं 1468 के अंतर इनकी जो कुंभा की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अपने पुत्र उदा के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद होता क्या है 1468 में मृत्यु हो गई किनकी, अपने कुंभा जी की। होता क्या है बाद में, अब देख लीजिए हत्या किसने की थी, उदा ने। तो अगला शासक कौन बन जाता है, उदा बन जाता है। अगला शासक कौन बन जाता है, यहाँ लिख देता मैं, उदा शासक बन जाता है। ठीक है, उदा का जो शासन काल हमें मिलता है 1468 में हत्या की उनकी, ठीक है। उसी समय गद्दी पर बैठ दिया। और 1471 देख लीजिए 68, कम से कम 3-4 वर्षों तक ये शासक बना। लेकिन होता क्या है, शाही सेना ने उसे बाहर निकाल दिया। वहीं से कहा कि तुम क्या हो, अपने पिता की हत्यारा तो अपने पिता की हत्या करने वाला था। इस कारण मैं नहीं चाहता हूं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे इस मेवाड़ उदा, ठीक है, शासक बन गया। होता क्या है, शाही सेना ने इसे बाहर निकाल दिया। शाही सेना ने बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया किसको, इस उद्दा को। भाई तुम अपने पिता की हत्या, मतलब हत्या की थी, इस कारण हम आपको नहीं देखेंगे। उनके बाद शासक कौन बन जाता है, रायमल बन जाता है। रायमल अगला शासक बन जाता है। कब बना था, 1471 में बन चुका है। और कहते हैं जो ये उद्दा था ना, इसकी जो हत्या है, हत्या क्या थी, कहते हैं इसकी जो मृत्यु है वो बिजली गिरने से हुई। बिजली गिरने से, कहते हैं करणी माता ने इस पे बिजली गिराई थी, बिजली गिरने से इनकी हत्या हो गई थी। किसकी, उदा की। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करेंगे। आगे और भी रायमल के पुत्र जो अब की बार जो सांगा आया था, बस अब सांगा आने वाला है। सांगा सभी का जो कहते हैं, सांगा सभी का सांगा बिगाड़ कर रख देगा। वो देखिए अगला टॉपिक भी आप जरूर देखिए। आशा करता हूँ आपको ये मेवाड़ का इतिहास वाला ये पार्ट 5 आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।